बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वाले वीडियो में हमने दूरी और विस्थापन को अच्छे से समझा था और अभी तक इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियो आ गए, जिसमें एक पार्ट थ्योरी और न्यूमेरिकल का था और एक पार्ट प्रॉपरली न्यूमेरिकल का मैंने रखा था। तो मैं ये समझ करके चलता हूँ कि आपको दूरी और विस्थापन अच्छे से पता चल गया होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर है अभी, ठीक है। अब आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है चाल और वेग, चाल तथा वेग नेक्स्ट पार्ट है और हम इसी तक ही सीमित रहेंगे। चाल को इंग्लिश में बोलेंगे स्पीड बच्चों, चाल को क्या बोलेंगे, स्पीड, और वेग को बोला जाता है वेलोसिटी। वेग को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी। दो एक ही तरीके की क्वांटिटी है, एक ही जैसी है, लेकिन एक वेक्टर है और एक स्केलर है, मतलब एक सदिश है और एक अदिश है। कुछ ऐसा पार्ट है इनके अंदर, समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले चाल को देखो, स्पीड को देखो। स्पीड क्या चीज़ है, स्पीड कहाँ से देखते हैं, तो अगर आप बाइक पे जाते हैं तो जब अपन रेस दे रहे होते हैं तो एक कांटा सा हिलता है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर देखते हो ना, स्पीडोमीटर में पता चलता है कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसी स्पीड दिखाता रहता है। तो वो स्पीडोमीटर नाप क्या रहा होता है, वो आपकी स्पीड नाप रहा होता है, चाल नाप रहा होता है। वेग नहीं नापता वो क्या नापता है, चाल नापता है। वो भी तात्क्षणिक, है ना, इंस्टेंटेनियस वाली वैल्यू कैलकुलेट करता है। चलिए वो बात की बात है, पहले अपन स्पीड को डिस्कस करते हैं, ये क्या होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये बात ध्यान में रखना, स्केलर, ठीक। अब ये रिलेटेड है किससे बच्चों, डिस्टेंस से। डिस्टेंस भी स्केलर था, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इस तरीके का फॉर्मूला आपने 5th 6th 7th 8th सभी में पढ़ा होगा, है ना। ये फॉर्मूला 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि दूरी बटा समय, क्या बोलते थे अपन, दूरी बटा समय ही क्या होती है, चाल होती है। यही तो बोलते थे, ऐसा ही तो बोल रहे थे। अब इसको मैं थ्योरेटिकली कैसे परिभाषा लिखूंगा, तो सिंपल सा है कि एकांक समय में जितनी दूरी तय कर रहे हैं उसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, चाल कहा जाता है। मतलब यूनिट टाइम में, 1 सेकंड टाइम में जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं वो डिस्टेंस ही एक्चुअली में क्या है बच्चों, आपका स्पीड हो जाएगा। अरे सिंपल सा है ना, टाइम को 1 सेकंड रख दो, टाइम अगर 1 सेकंड है तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये बात, तो मैं इतना ही तो बोल रहा हूँ, है ना। क्या लिखेंगे हिंदी में हम इस चीज़ को, क्या लिख सकते हैं, एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है बच्चों, चाल कहलाती है। किसी भी पिंड द्वारा, किसी पिंड द्वारा लगा लीजिएगा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। इंग्लिश में अगर अपन बोले तो इसको क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट in unit time is known as speed, ठीक है। ये स्पीड हुआ। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एस से हम नॉर्मली रिप्रेजेंट कर देते हैं, नहीं तो फिर वी यूज करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दूरी कैसी चीज है, कैसी राशि है, अदिश राशि है, ध्यान में रखना। अब ये चीजें हमेशा पता होनी चाहिए। ये राशि कैसी है, अदिश है। कैसी राशि है बच्चों, अदिश राशि है। इसके पास में दिशा नहीं होती। इसकी विमा क्या होगी, तो विमा देखो, विमा देखो कहाँ से देखेंगे, तो ऊपर दूरी है, नीचे समय है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि विमा आ जाएगा दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए क्या लिया जाता है, L1, और टाइम के लिए लिखा जाता है T1, ठीक है। तो ये ऐसा होगा, तो लिखा कैसे जाएगा, L1 और T की पावर ऊपर चली गई, T-1, ठीक है। फिर मात्रक देखो, मात्रक क्या होगा इसका, तो चाल के लिए यूज़ करते, देखो डिस्टेंस को बोलेंगे अपन मीटर में,
और समय को बोलेंगे सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड क्या होती है आप सभी को पता है, चाल का मात्रक होता है। चलिए इंग्लिश में राशि क्या बोला जाएगा भाई, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या, स्केलर, क्या है, स्केलर है। डायमेंशन, विमा को क्या बोलते हैं, डायमेंशन। मात्रक को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड, एस भी छोटा होना चाहिए और मीटर का एम भी छोटा होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए। डन हो गया ये। अब ये बहुत सिंपल था, इतना टास्क, ठीक है। ठीक, अब ये बात ध्यान में रखना, जब भी चाल में आगे की ओर बढ़ो तो मैं आगे बताऊंगा आपको औसत चाल, औसत चाल के बाद में आएगा तात्क्षणिक चाल। ये सारे के सारे, अगर चाल अदिश है तो बचे हुए जितने भी चाल हैं वो सारी की सारी अदिश होगी, उनकी कोई दिशा नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, फिर चाल की क्या खास बात है वो समझिए। लेट सपोज करो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट से चालू हुआ, बी पॉइंट की ओर गया। ठीक है, ए से चालू हुआ और कहाँ की ओर गया, बी की ओर गया, और बी से वापस से लौट करके कहाँ की ओर आ रहा है, ए पर वापस आ रहा है। ठीक, तो अब ए से बी तक का डिस्टेंस लेट सपोज कीजिए 2 किलोमीटर है। ठीक, जाते समय वो समय ले रहा था हाफ आवर, जाते समय हाफ आवर ले रहा था, जब वापस लौट रहे थे तब वो ले रहा था 1 आवर। और पूछ ले कि इस केस के अंदर चाल क्या होगी, जाते समय और वापस आते समय, और पूरी में चाल कैसे देखेंगे, तो पूरी में तो औसत चाल निकलेगी। तो जाते समय हम बोलेंगे कि 2 किलोमीटर की दूरी थी और हाफ आवर में ट्रेवल करा था। डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर है तो 2, टाइम कितना लगा, हाफ आवर, 1/2 कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। कब, जब हम जा रहे थे ए से बी। जब बी से ए की ओर आ रहे थे तो क्या होगा, बी से ए की ओर आ रहे हैं तब क्या होगा, डिस्टेंस तो अभी भी 2 किलोमीटर ही थी। ठीक, टाइम कितना लगा, 1 आवर लगा, तो कितना हो चुका है, 2 किलोमीटर पर आवर, यही हो जाएगा। चलो पूरी के लिए देखते तो फिर औसत चाल होती है ना, एवरेज स्पीड होता। एवरेज स्पीड कैसे निकालते, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना, गए तो 2 किलोमीटर, आए तो 2 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो गया क्या, 4 किलोमीटर हो गया। चलो जाते समय टाइम कितना था, हाफ आवर, आते समय टाइम कितना था, 1 आवर, टोटल टाइम कितना हो गया, 1.5, 3/2, 3/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये 8/3 हो जाएगा क्या, किलोमीटर पर आवर। ये इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये चीज़ें निकालने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी तो मैं आपको पैटर्न नहीं बता रहा हूँ, पैटर्न जब हम देखेंगे तो पैटर्न में भी आपको बहुत मज़ा आएगा, मतलब इसके बहुत तरीके के हम सवाल करेंगे तब आपको और अच्छा लगेगा। ये अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ, जितना आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो इतना कॉपी में लिखो, काम खत्म करो, इससे ज़्यादा दिमाग पे नहीं रखना है अभी। ठीक है, मेरे को ये बताओ कि क्या स्पीड मतलब चाल नेगेटिव हो सकती है क्या, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड नेगेटिव और 0 हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती। ये बात ध्यान में रखना, जिंदगी में कभी भी स्पीड जो है नेगेटिव और 0 नहीं होगी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी 0 और नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव चलता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव चलता है, तो फिर स्पीड भी कैसे होगा, पॉजिटिव ही होगा। ये बात ध्यान में रखना, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही चलती है। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, गतिमान पिंड के लिए चाल हमेशा धनात्मक होगी बच्चों। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेग। वेग इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, वेलोसिटी। अब ये कैसी क्वांटिटी है, आंसर वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब डिस्टेंस को हटाओ, डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म क्या था, डिस्प्लेसमेंट था क्या, क्या था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। याद आ रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोल रहे थे अपन, विस्थापन। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, टाइम, हिंदी में बोलेंगे विस्थापन प्रति समय, यही बोलेंगे। हाँ, कैसे परिभाषा दोगे, जल्दी से फॉर्मूला देखो,
फॉर्मूला देखो और जल्दी से बताओ परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी। एकांक समय में तय विस्थापन ही क्या होता है, वेग होता है। डिस्टेंस को हटा दो, दूरी को हटा दो, दूरी की जगह सिर्फ और सिर्फ विस्थापन लिखना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एकांक समय में तय विस्थापन ही वेग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वेग कहलाता है। और वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। राशि कैसी है, सदिश राशि है। ठीक, फिर यूनिट और डायमेंशन वो की वो है, मतलब मात्रक और विमा वैसा का वैसा। मात्रक क्या था, मीटर पर सेकंड था। डायमेंशन क्या था, L1T-1। ये चेंज नहीं होते हैं, है ना, वो चीज़ वैसी की वैसी रहेगी। इंग्लिश में अगर आप इसे बोलोगे, द डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, ऐसा ही होगा देवताओं। क्लियर हो गया ये, सिंपल है। चलो, और कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। बताओ भाई, यूनिट और डायमेंशन लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्रक और विमा आप सभी को पता है कैसे है भैया, चाल के समान ही है, एक जैसा ही चल रहा था। अब इसका फॉर्मेट जब हम समझते हैं तो ये v लिखा जाता है वेक्टर में, तो डिस्प्लेसमेंट भी किस में होता है, वेक्टर में होता है, डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा लिखा जाएगा। ये सिंपल सा है। अब ये बात ध्यान में रखना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, विस्थापन माइनस का भी होता है, विस्थापन जीरो भी हो सकता है। तो फिर ये जो चीज़ है, वेलोसिटी जो है, वो ज़ीरो भी पॉसिबल है, वो नेगेटिव भी पॉसिबल है, और वो पॉजिटिव भी पॉसिबल है। तो ये बात ध्यान में रखना, जो वेक्टर में जब आप लिखते हो, मतलब जब आप वेलोसिटी को लिखते हो, तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो ज़ीरो भी हो सकती है, और वो नेगेटिव भी हो सकती है। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। डन हुआ। अब मेन क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से। ये तो इतना हो गया, इतना ठीक है हमारे पास में। क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है वो समझिए, दो चीज़ों से पुटअप होता है। एक है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये यहाँ से ही क्वेश्चन पुटअप होगा। और नॉर्मली वो हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करेगा, परिमाण की बात करेगा, दिशा की बात नहीं करेगा। ठीक है, तो हम परिमाण को ही ज़्यादा महत्व देंगे, एक तरीके से ध्यान में रखना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ औसत चाल की। औसत चाल, औसत चाल के लिए बच्चों ध्यान में रखो, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी को बोलेंगे डिस्टेंस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, बस इस चीज़ को ध्यान में रखना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यही कॉन्सेप्ट है और इसी से बहुत सारे सवाल होने वाले हैं हम। ठीक, क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड, तो हम बोलेंगे किसी पिंड द्वारा कोई फिक्स टाइम पीरियड के अंदर वो जितना दूरी तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है ना। इसे क्या लिखेंगे, किसी पिंड द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी तथा समय अंतराल का अनुपात ही, इन दोनों का अनुपात ही तो है, अनुपात ही उसकी औसत चाल कहलाती है।
उसकी औसत चाल कहलाती है। अब देखो औसत चाल के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इसके सवाल बहुत बढ़िया है बच्चों। इसके सवालों के लिए ये तो क्लियर है, इतना उतार लोगे आप, डन है ये, ठीक। तो पॉज कर लीजिएगा और उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। अब इसके क्वेश्चन देखो औसत चाल के। इस डायग्राम से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। देखना, लेट सपोज करो कि ये एक टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और टोटल एस है ना। इसको बहुत भागों में डिवाइड कर लिया, ए से लेकर बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ई तक। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक S1 डिस्टेंस है, ये S2 डिस्टेंस है, ये S3 डिस्टेंस है और ये S4 है। S1 डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसे टाइम लगा T1, S2 को ट्रेवल करने के लिए टाइम लगा T2, S3 को ट्रेवल करने के लिए टाइम लगा T4 और S4 को ट्रेवल करने के लिए ये T3 और ये T4, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट को ए से लेकर ई तक जाने के लिए उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, उसकी औसत चाल क्या है। तो हमने लिखा वी एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होगा, कुल दूरी मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। एक सिंपल सा तरीका ये। अब क्वेश्चन कैसे आता है इस केस के अंदर, तो ये तो पहला तरीका हो गया, सिंपल से सिंपल सवाल आएगा तो ऐसा आ जाएगा कि इतनी दूरी इतने समय में, इतनी दूरी इतने समय में, इतनी दूरी इतने समय में, तो फिर बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होगी। लेकिन सवाल आता कैसे है वो और बता देता हूं। वो कुछ ऐसे आता है कि कोई पिंड है ना, और वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और एस डिस्टेंस को ट्रेवल करते टाइम वो बोल रहा है कि शुरुआत में वो T1 समय के लिए कितने में, V1 वेलोसिटी से चल रहा था, V1 स्पीड से चल रहा था। बात को समझना, वो T1 समय के लिए V1 चाल से चल रहा था, तो उसने कुछ दूरी तय करी, यहाँ तक पहुँच गया। फिर बोल रहा है वो T2 समय में V2 चाल से चल रहा था, फिर वो T3 समय में V3 चाल से चल रहा था, V3, और T4 फाइनल T4 समय में वो V4 चाल से चल रहा था। और इस तरीके से वो कितनी दूरी तय कर लेता है, S दूरी तय कर लेता है, पूरी डिस्टेंस को तय कर लेता है। तो V एवरेज कैलकुलेट करो। बात समझ रहे हो क्या, V1 चाल से T1 समय तक, V2 चाल से T2 समय तक, V3 चाल से T3 समय तक और V4 चाल से T4 समय तक, कुछ इस तरीके से आगे तक चलता जा रहा है। क्या करेंगे देवताओं, इस केस के अंदर हम बोलेंगे कि भैया देखो डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम। ये भी तो पढ़ा है, अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहाँ पर ये वाले डिस्टेंस S1 थी, फिर इसको S2, फिर S3, फिर S4 लिख रहा हूँ। एक बार तो ऊपर वाला फॉर्मूला ही उतार रहा हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ये यहाँ तक मत चूको, ये तो आएगा ही आएगा। S1 कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही था ना, गुणा करो भाई इसको और इसको, V1 T1, ठीक है, ये V2 T2, ये V3 T3। अरे पता चल रहा है ना, चाल गुणा समय कर रहे हैं दूरी निकालने के लिए। और आगे क्या आएगा, V4 T4 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। खत्म, क्लियर, इतना ही था, ठीक है। एक सवाल आपको इस तरीके के भी देखने को मिलेंगे, मैं आपको थोड़ी देर में करवाऊंगा, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा इसी केस के अंदर, एक और केस है,
केस देखो, तीसरे केस में वो बोल रहा है कि दूरी के ही भाग कर लो, 1 2 3 और ये 4 मान लो, चौथी मान लो। तो वो S1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है T1 टाइम में, S2 ट्रेवल करता है T2 टाइम में, फिर S3, अरे एक मिनट गलत बोल गया क्या, हाँ, S1 डिस्टेंस V1 वेलोसिटी से, S2 डिस्टेंस V2 वेलोसिटी से, S3 डिस्टेंस V3 वेलोसिटी से और S4 डिस्टेंस V4 वेलोसिटी से। ठीक है, ऐसे वो ट्रैवल कर रहा है। तब क्या करोगे, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस तो ये सीधी सीधी दे रखी थी उसने, तो हमने बोला कि टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। पता चल गई क्या कुल दूरी, पता चल गई। चलो अब इसके आगे चलो, टाइम कैसे निकालेंगे, नीचे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 दिखेंगे, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है इस वाले केस में T1 के लिए, तो हमने बोला S1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय V2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय V3 प्लस S4 डिवाइडेड बाय V4। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आएगा। आप बोलोगे सर इतने काम करेंगे तो फिर तो थक जाएंगे। बच्चों सवाल बहुत ईजी आएगा, सवाल वाकई में बहुत ईजी आएगा। सवाल का कॉन्सेप्ट बताऊं, चलो क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं जिससे ये चीज़ आपको बहुत सिंपल लगेगी। क्या बोल रहा है वो समझिए। वो बोल रहा है कि A से लेकर B तक ठीक, A से लेकर B तक वो आधी दूरी मान लेते हैं, इसी पॉइंट मान लो, आधी दूरी जो है S/2 डिस्टेंस जो है वो तय करता है किससे, T1 समय में, और बची हुई आधी दूरी तय करता है T2 समय में। तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, S/2 और S/2 तो S हो जाएगी, और उसमें टोटल टाइम क्या लगेगा, T1 और T2 का लग जाएगा, डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। काम कंप्लीट हो गया। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना बच्चों, S/2 और S/2 S हो जाएगा, और टोटल टाइम कितना, जितना आपको दे रखा है T1 प्लस T2। इसी तरीके का सवाल आएगा, S डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 करना था, है ना। दूसरा केस देखो, दूसरा केस अपन इस वाले में, ये तो मैंने पहले वाला लिया, अब इस वाले में देखो, इस वाले में क्या बोल रहा है, इस वाले में वो बोल रहा है कि वो कुल दूरी A से लेकर B तक आधे समय, टोटल समय T ले रहा होगा, आधे समय मतलब T/2 समय, आधे समय में वो V1 चाल से चल रहा था और बचे हुए आधे समय में वो V2 चाल से चल रहा था। आधे समय में V1 चाल से, आधे समय में V2 चाल से एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। क्या होगा वो देखो, V एवरेज, डिस्टेंस देखो, इस वाले केस में डिस्टेंस क्या होगा, इसको इससे गुणा करना था। अरे ऐसे ही तो कर रहे थे ना अपन, इसको इससे गुणा कर रहे थे। तो इसको इससे गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, V1 T/2 प्लस V2 T/2 हो गया। क्या टोटल डिस्टेंस आ गई S1 प्लस S2, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T/2, और T/2 कितना हो जाएगा, अरे ऐड ही तो करना था, T आएगा नहीं आएगा। चलो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो हमने देखा 2 को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, या एलसीएम ले लो, 2 तो एलसीएम आ गया, और T इधर भी है, T इधर भी है, T को कॉमन ले लो, क्या बच रहा है, इधर V1 और इधर V2, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2। नीचे डिवाइड किसका लग रहा है, T का, T से T कैंसिल, कितना आएगा रे देवताओं, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। बताओ, है सिंपल, है क्या। चलो इसका भी हो गया, पहले वाले का भी हो गया, दूसरे वाले का भी हो गया, तीसरे वाले का भी एग्जाम्पल देख लो। तीसरे वाले का एग्जाम्पल क्या आएगा, तो अब हम बोलेंगे कि वो आधी दूरी इस वेग से, आधी दूरी मतलब S/2 दूरी, कितने वेग से, V1 वेग से, और बची हुई आधी दूरी या शेष दूरी V2 वेग से ट्रेवल कर रहा है। अब कैलकुलेट करो एवरेज स्पीड, क्या होगा, V एवरेज
v एवरेज बराबर टोटल दूरी तो कितनी हो गई s/2 और s/2 s हो जाएगी क्या कुल दूरी। अब समय देखो, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी s/2 और चाल कितनी v1 प्लस s/2 और इस बार कितनी है v2। क्या करें बच्चों, ऊपर तो s था ही, नीचे देखो s को कॉमन ले लो और 2 भी कॉमन आ जाएगा। क्या बच रहा है 1/v1 प्लस 1/v2, यही तो बच रहा है। s से s कैंसिल, 2 कहाँ जाएगा ऊपर। फिर एलसीएम लो तो नीचे v1 v2 आएगा, वो नीचे वाला v1 v2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, क्या ऊपर जाएगा। और फिर इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा v1 प्लस v2। इस वाले केस से तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, उस वाले से तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। ये किसके कॉन्सेप्ट थे एवरेज स्पीड के। एवरेज स्पीड में 3 पैटर्न फॉलो होते हैं, 1 2 और 3। और इसके सवाल आप बहुत देखोगे, इसके सवाल मैं भी बहुत सारे करवाऊंगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। चलो एक बार के लिए ये उतारो और फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट काम करना चालू करते हैं। मैं भी वीडियो को देख लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमने बहुत सारे फार्मूला एक साथ देख लिए हैं बच्चों, ये बहुत सारे फार्मूला हमने एक साथ देख लिए है ना। डन हुआ, चलो आगे चलते हैं। ये क्लियर, आगे चलो बच्चों। अब बात करते हैं किसकी, एवरेज वेलोसिटी की। औसत वेग। एवरेज वेलोसिटी, इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बरसात हो रही। हाँ भाई, कैसे करेंगे, इसमें बहुत सिंपल है काम। तो वैसे तो क्या बोलेंगे, इसके लिए परिभाषा देनी होगी तो निश्चित समांतराल में किसी पिंड द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एक बार के लिए, निश्चित समय अंतराल में किसी पिंड द्वारा तय कुल विस्थापन तथा समय अंतराल का अनुपात ही औसत वेग कहलाता है। अब इस चीज को समझिए, क्या चीज है, बहुत सिंपल है। वी एवरेज, और ये बात ध्यान में रखना, हम वेग की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ये एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है। और आप ऊपर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख देता हूं x, और इसके ऊपर अपन ने ऐसा वेक्टर लगा दिया, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, t। ठीक, और यहाँ पर ये जो x होगा ना, वो भी टाइम के ऊपर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, कुछ इस तरीके का। या फिर हम इसे कई बार ऐसा भी देखेंगे, इसका परिमाण कुछ ऐसा भी लिखा जाता है, x t2 समय पर विस्थापन माइनस t1 समय पर विस्थापन डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, कुछ ऐसा भी देखा जाता है। चलो ये चीज आपको अभी थोड़ी दुविधा दे रही होगी कि सर ये क्या करवा रहे हो, ये तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है। देखो मैं बताता हूँ, इस तरीके के सवाल को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमें ये यूज करना पड़ता है कि शायद हमें s दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है, और कुछ ऐसा दिया हुआ है, लेट सपोज कीजिए 2t², ये विस्थापन है। ठीक है, विस्थापन के लिए फॉर्मेट दिया हुआ है s = 2t², i कैप j कैप k कैप लगा दूंगा तो वो वेक्टर में भी हो जाएगा। ठीक, और पूछ रहा है कि समय अंतराल t बराबर 0 से
t बराबर 2 सेकंड के बीच में, कौन से टाइम पीरियड में, 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में आपको क्या कैलकुलेट करना है, औसत वेग कैलकुलेट करना है। फॉर्मेट देखिए, विस्थापन x की जगह यहाँ पर s है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो देखना, v एवरेज बराबर s और इसकी वैल्यू t2 पर, t2 क्या है, t2 क्या है 2 सेकेंड, t1 क्या है 0 सेकेंड, माइनस एस t1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। रखो भाई s में t2 का मान रखो 2 सेकेंड रखो, तो ये 2 और t की जगह 2 का क्या स्क्वायर, माइनस 2 और t की जगह t1 रखो, कितना है भाई 0 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। 2 में से 0 को घटाओ, 2 ही रहेगा क्या, ये तो 0 हो गया, हटाओ इसको। 2 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा भाई 4 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से, और इस तरीके के आप बहुत सारे सवाल भी देखेंगे। इस पैटर्न के ऊपर आप सवाल देखेंगे, आते हैं क्योंकि इस तरीके के सवाल। बात समझ में आई। ग्राफ के थ्रू ये और भी चीज इलेबोरेट होगी, लेकिन मैं ग्राफ तभी बनाऊंगा जब हम एक बार त्वरण को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आने वाली क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे। एक बार के लिए सिंपल सिंपल फॉर्मेट समझिए और उनके थ्रू काम करने की कोशिश कीजिए। उतारो इस चीज को, जल्दी से इसे उतारें। हाँ भाई, अब देखो, अब हम देख रहे हैं तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस देखो नाम से पता चल रहा है, तात्क्षणिक किसी पर्टिकुलर क्षण पर, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो हम उसे बोलेंगे तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग। इस तरीके से हम देखेंगे। बस अंतर इतना है, एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है ना। तो टॉपिक है हमारे पास में तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग एवं तात्क्षणिक चाल। ठीक, इंग्लिश में तात्क्षणिक को बोलते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। देखो सबसे पहले तात्क्षणिक वेग को देखते हैं। सदिश राशि होगी, एक बात ध्यान में रखना, इसके पास में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो जब हम बात करेंगे वेग की तो मैं लिख देता हूँ v और यहाँ पर एक वेक्टर लगा देते हैं और इंस्टेंटेनियस का मैं INS लिख देता हूँ। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला देखो, वेग के लिए मतलब वेलोसिटी के लिए काम हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ही होगा, विस्थापन से ही होगा। और हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें। क्या चाहिए हमें? डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और उसमें डिवाइड हमेशा किसका लगना है? टाइम का लगना है। ठीक, लेकिन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, है ना, एक पर्टिकुलर समय पर यह काम हमें करना है कि हमें एक निश्चित समय पर क्या देखना है? उसका वेग देखना है। कहने का मतलब ये है, लेट सपोज करो कोई कार जो है ए से लेकर कहाँ तक जा रही थी? बी तक जा रही थी, सीधा रास्ता मान लेते हैं। और जब वो जा रही थी तो सीधी सी बात है कि कार एक कांस्टेंट स्पीड पे तो नहीं चल सकती, एक फिक्स स्पीड पे तो नहीं चल सकती। यहाँ पर उसका वेग कुछ और होगा, लेट सपोज करो v1 है, यहाँ पर उसका वेग कुछ v2 मान लो, यहाँ पर उसका वेग v3 मान लो, यहाँ पर v4 मान लो। ऐसे हर बार अलग अलग वेग से चल रही होगी। ठीक है, ये t1 के ऊपर, ये t2 के ऊपर, ये t3 के ऊपर और ये t4 के ऊपर। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पे इनकी जो वेलोसिटी है पर्टिकुलर टाइम पर, इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? तात्क्षणिक वेग बोलेंगे। ठीक है, और इसके साथ में हम क्या बोलेंगे? भैया इसकी डायरेक्शन भी है, इस डायरेक्शन में जा रहा है वो। हर बार इस केस के अंदर तो वो यही डायरेक्शन लेके जा रहा है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, अब तात्क्षणिक चाल क्या होगा? तात्क्षणिक चाल भी यही होता है।
ठीक है। बस इसके साथ में हम सदिश बोलते हैं कि ये राशि कैसी है, सदिश है, जबकि तात्क्षणिक चाल कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। अब जब मेरे को ये फॉर्मूला चाहिए, इसका ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेक्टर लगाओगे और उसके छोटे से भाग को देखोगे। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम बहुत कम है। जब मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर काम करना है, पर्टिकुलर टाइम फिक्स वैल्यू, तो फिर टाइम में चेंज क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो उस केस में हमें बहुत कम टाइम लेता है, dt बहुत कम होता है, ठीक है। इसे आप कुछ ऐसा भी समझ सकते थे, अगर मैं एवरेज की बात करूं, v एवरेज की बात करूं, औसत वेग की बात करूं, तो औसत वेग क्या लिखा जाता था बच्चों, हम लिखते थे डेल x वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल t। मतलब आपको मैंने ऐसा लिखा होगा x t2 माइनस एक्स t1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, यही लिखा रखा है। उसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल x। डेल एक्स, डेल का मतलब क्या होता है, चेंज होता है, एक्स में परिवर्तन और नीचे समय में परिवर्तन। ये तो है एवरेज, ठीक। और इस एवरेज में टाइम का गैप जितना वो पूछ रहा है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना भी वो टाइम का गैप पूछ रहा है उतना हम लिखेंगे, उस टाइम के लिए हम काम करेंगे। लेकिन जब मैं काम करूं किसके अंदर, इंस्टेंटेनियस में, तो फिर तो टाइम का गैप होना ही नहीं चाहिए ना, टाइम का गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जब हम इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला बनाते हैं तो मैं इसी को ही चेंज करता हूं, एवरेज वाले को। कैसे चेंज करूंगा, तो फॉर्मूला तो यही लिखूंगा, डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी। बस यहां पर एक कंडीशन लगा देते हैं लिमिट की, लिमिट डेल टी टेंस टू 0। ये एक लिमिट हो गई कि भैया ये जो समय अंतराल है ना, टाइम का जो चेंज है, ये बहुत कम होना चाहिए। उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे टाइम का चेंज क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए बच्चों, तात्क्षणिक वेग के लिए। इसके लिए अगर मैं परिभाषा लिखूं तो हम बोलेंगे कि किसी गतिमान पिंड का एक निश्चित समय पर वेग ही तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ये बात ध्यान रखना, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अब तात्क्षणिक वेग तो हो चुका है, बिल्कुल ठीक भी है, काम भी बैठ गया। अब अगर मैं बात करूं तात्क्षणिक चाल की, तो हम बोलेंगे ये तो वेग था, इसके पास में परिमाण भी है और इसमें पास में दिशा भी है। अगर हम इसकी दिशा को हटा दें और सिर्फ इसका परिमाण ही ले ले, मैग्नीट्यूड ही ले ले, दिशा को छोड़ दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ले लो, तो हम बोलेंगे कि तात्क्षणिक वेग का जो परिमाण है ना, जो संख्यात्मक मान है, आई कैप, जे कैप, के कैप को छोड़ दो, ठीक है, दिशा को छोड़ दो, सिर्फ हम बोल रहे हैं कि जो इसका संख्यात्मक मान है, इसका परिमाण जो है, वही क्या कहलाता है, तात्क्षणिक चाल कहलाता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। किसी निश्चित समय पर किसी गतिमान पिंड के तात्क्षणिक वेग का परिमाण ही तात्क्षणिक चाल कहलाता है, कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। चलो अब इसको कैसे समझेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना भी जरूरी है। एक बात समझिए, एक मैं गति ले रहा हूं, एक समान वृत्तीय गति। कौन सी गति बच्चों, वृत्तीय, बात समझना, वृत्तीय गति। और ये एक समान है, एक समान का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्किल पर घूम रहा है, किसी वृत्त पर घूम रहा है, कैसे भी ऐसा मान लो, यूं घूम रहा है, ठीक है। तो लेट सपोज करो वो यहाँ पर था, उसकी स्पीड v1 है, एक समान है तो यहाँ पर था,
तब भी उसकी स्पीड v1 है, यहाँ पर था तब भी उसकी स्पीड v1 है, यहाँ पर था तब भी उसकी स्पीड v1 है। क्लियर है ये बात? तो स्पीड मतलब चाल, किसी पर्टिकुलर टाइम पे देख लो हर बार एक समान चाल है तो भैया एक समान ही रहेगी, हर जगह एक समान है। ठीक है, तो ये तो हो गया उसकी चाल, जब वो घूम रहा था ऐसा यूं घूम रहा था, ठीक है, ऐसा चक्कर लगा रहा था तो हर जगह उसकी चाल क्या है, समान है, एक समान चाल हो गई है बच्चों। लेकिन क्या हर जगह अगर चाल समान है तो क्या हर जगह वेग भी समान है? ऐसा हो सकता है क्या? ये जरूरी नहीं है बच्चों। ऐसा क्यों भैया? एक समान वृत्तीय गति के अंदर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वेग के पास में, वेलोसिटी के पास में डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी देखता हूँ तो बोलूँगा कि वेलोसिटी का परिमाण तो इतना है, लेकिन उसकी दिशा कैसी होगी? ऐसी। ये v1 वेक्टर होगा, ठीक है, वेक्टर, और ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है जिसमें वो जा रहा है, परिमाण उसका v1 है और उसके पास में डायरेक्शन ऐसी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर परिमाण तो उतना ही है, मैग्नीट्यूड तो इतना ही, लेकिन भैया ये जा इस तरफ रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, ये बात ध्यान में रखना। v1 वेक्टर की डायरेक्शन अब चेंज हो चुकी है, यहाँ पर ऐसी थी अब यहाँ पर ऐसी हो गई है, यहाँ पर देखोगे तो ये ऐसी हो चुकी है, ऐसे। ठीक है, तो कहने का मतलब v1 वेक्टर की वैल्यू में चेंज आ रहा है, हर बार दिशा चेंज हो रही है तो वेग चेंज हो रहा है, लेकिन क्या उसकी चाल चेंज हो रही है? नहीं हो रही। तो ये बात ध्यान में रखना, एक समान वृत्तीय गति के अंदर गतिमान पिंड की चाल हर बिंदु पर समान होती है, हर बिंदु पर चाल क्या होती है? समान होती है, लेकिन उसका वेग जो है वो हर एक बिंदु पर अलग अलग होता है, क्योंकि दिशा हर बार अलग अलग होती है। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, अब ये चीज मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे ये सारी रामायण जो है ना, औसत चाल, वेग, डिगड़ा, फलाना, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक बार के लिए इसको उतार लो, उसके बाद में अपन 2-3 एग्जाम्पल करते हैं और टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो उतारो इसे। आपको स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन को डील करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक लेवल अप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आज ही आ जाएगा वो वीडियो भी। देखिए, एक कार अपनी यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर से और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से तय करती है, औसत चाल की गणना करो। देखो क्या बोल रहा है वो, कुल दूरी मान लो s, कुल दूरी कितनी मानी हमने? s मानी अपनी यात्रा की, a से लेकर कहाँ तक? b तक की दूरी कितनी है? s है। और बोल रहा है इसमें से आधी दूरी ये c पॉइंट मान लो बिल्कुल बीच में है, आधी दूरी कितनी हो जाएगी? s/2। ये दूरी वो कितनी चाल से? 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, इतनी स्पीड से तय कर रहा है। और शेष आधी दूरी, शेष कितनी हो जाएगी? शेष डिस्टेंस कितनी हुई? रिमेनिंग कितनी रह गई? s/2 ही रह गई क्या? और वो कितनी से? 60 किलोमीटर पर आवर से, वो किससे? 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है। तो उसकी क्या औसत चाल आपको कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल सा था औसत चाल के लिए भी, कॉन्सेप्ट हमारे पास में पता है भाई। देखो, दूरी का चाल के साथ में, दूरी और चाल का रिलेशनशिप देख करके हमें काम करना है। तो हमने बोला कि औसत चाल, समझिएगा, औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, क्या? टोटल टाइम। फिर टोटल डिस्टेंस कितना? इस वाले को s1 मानो, इस वाले को s2 मान लो। तो हमने लिखा s1 + s2, और s1 + s2 क्या है? टोटल तो s ही था क्या? तो ये s हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इस वाले का टाइम t1 माना, इस वाले का टाइम t2 माना, तो हमने लिखा t1 + t2। ऐसे ही करूँगा। टाइम अलग अलग क्यों लिया? क्योंकि दोनों तरफ स्पीड अलग अलग थी, इसलिए टाइम अलग अलग ले लिया। चलिए, तो हमने लिखा v एवरेज बराबर, डिस्टेंस तो s हो गई है, टोटल वो तो s आ गई। टाइम देखो, टाइम क्या होता है बच्चों? तो इस तरीके के केस में हम क्या बोलते हैं? दूरी बटा चाल ही तो समय होता है ना। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या?
वेलोसिटी या सॉरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, या फिर दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है। तो हमने बोला s/2 तो दूरी थी, s/2 तो दूरी थी, उस केस में चाल कितनी थी, 40 थी, प्लस s/2 तो क्या थी, दूरी थी, और दूसरे केस में चाल कितनी थी, 60 थी। यही तो आ रहा है क्या, गौर कीजिए, s/2 यहाँ पर भी है, s/2 यहाँ पर भी है, कॉमन ले लो, ऊपर s ऐसा का ऐसा, नीचे s/2 कॉमन आ गया, क्या बच रहा है 1/40 प्लस 1/60, s से s कैंसिल, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। चलो इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 40 × 60, 60 इधर आ जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, तो 60 + 40 क्या हुआ भाई, 2 ऐसा का ऐसा, 40 × 60 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय क्या हुआ बच्चों, 60 + 40 कर दूँ क्या, देखो क्या हो जाएगा, 60 + 40 तो 100 होता है क्या, डायरेक्ट ही कर देते ना 100, ये तो हट गया, 8 और 8 × 48 km/h आ गया। और इस तरीके के केस में मैंने आपको बताया था, अगर आधी आधी दूरी हो, अलग अलग चाल हो, तो डायरेक्ट फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको याद रहे तो। क्या भाई, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2, इससे भी कर लो, आएगा। यही तो बैठे करके देख लो, इसको सॉल्व करोगे यही फैक्टर मिलेगा आपको, है ना। तो इससे भी कर सकते थे, हो जाता है ये सवाल तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये सवाल देखो, सवाल में है ना टाइम नहीं दे रखा था, सवाल में दूरी और चाल के बीच में काम कर रहा था वो, तो दूरी और चाल के बीच में सिनेरियो ऐसे ही चलेगा, इसी तरीके का सिनेरियो चलेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। T1 के लिए हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया, T1 के लिए हमने बोला दूरी S1 जो कि s/2 थी और चाल थी v1। ऐसे ही T2 के लिए हमने क्या यूज़ किया, S2 डिवाइडेड बाय v2 यूज़ किया था, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो उतारो इस चीज़ को, फिर दूसरा सवाल दिखेगा आपको, जल्दी से इसे उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं। एक नया सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। इस सवाल को अगर आप पढ़ेंगे, देखो सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है कि एक छात्र अपने घर से 2 किलोमीटर दूर अपने विद्यालय के लिए 4 km/h की चाल से जाता है। देखो कुछ ऐसा केस है, सिनेरियो समझिएगा। वो बोल रहा है कि यहाँ पर एक लड़का है और वो लड़का जो है अपने घर से मतलब होम से कहाँ की ओर जा रहा है, स्कूल जा रहा है भैया, स्कूल चले हम, ठीक है, स्कूल की ओर जा रहा है। और स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर है, जो कि नॉर्मली इतनी ही होती है, आजकल स्कूलें वैसे भी दूर ही बन रही हैं, ठीक है। और जब वो जा रहा था कहाँ से, घर से स्कूल की ओर, तब उसकी चाल कितनी थी, 4 km/h पहले केस के अंदर। तो मैं बोलता हूँ पहला केस v1 में 4 km/h, ठीक। परंतु विद्यालय को बंद देखकर 6 km/h की चाल से वापस घर लौट जाता है। ऐसा ही होता है क्या, अपन स्कूल जाएं ऐसे गर्दन लटका करके धीरे धीरे, है ना, और देखो ये ले स्कूल तो बंद, ये भागते हुए घर आते हैं कि बैग को छोड़ा क्रिकेट खेलने चलेंगे। तो यहाँ पे देखो उसकी स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि वो भी क्रिकेट खेलने जाएगा, है ना। तो उसने क्या देखा, विद्यालय को तो बंद देखा और फिर वापस से लौट करके आया। गया था किससे, 4 km/h से, लौट करके आया है 6 km/h से, लगभग 1.5 गुना से, है ना। ज्ञात कीजिए क्या भाई, औसत चाल। औसत चाल का एक ही कॉन्सेप्ट है, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अपन ने बोला v1 ये वाली, v2 6 km/h, यही है। चलो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 जाने की और 2 आने की, ऐसा ही तो हो जाएगा ना, 2 जाने की और 2 आने की, तो टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई क्या, 4 किलोमीटर हो गई, ठीक। तो अपन ने बोला समझना इस चीज़ को, पहला सवाल ए कंप्लीट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं वी एवरेज, औसत चाल की बात कर रहा हूँ मैं। क्या होगा, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 + 2 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय टाइम। देखो टाइम कितना होगा,
तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ऐसे तो करेंगे। तो जब वो जा रहा था तब डिस्टेंस कितनी 2, और उस समय स्पीड कितनी थी, v1 थी 4। फिर जब वो वापस आ रहा था तब भी डिस्टेंस तो उतनी ट्रेवल करनी है, लेकिन इस बार स्पीड बढ़ गई भाई साहब की 6। क्या हो जाएगा भाई देवताओं, रामायण वो की वही है, फॉर्मूला 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 का ही बनेगा। चलो तो ये हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे ऐसा सॉल्व कर लो, नहीं तो 2 को क्या ले लेना कॉमन, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/6। काटोगे तो कितना आएगा देवताओं, यहाँ पे तो 2 आ जाएगा क्या। चलिए सॉल्व किया हमने, तो ये 2 ऐसा का ऐसा, नीचे देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा 6 × 4 या 4 × 6, 6 इधर आएगा 4 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, तो 2 × 6 × 4 डिवाइडेड बाई 10 कर दूँ क्या, कितना हो जाएगा ये 12 और 48 हो जाएगा। 48 डिवाइडेड बाई 10 कितना आया 4.8, कितना आया 4.8 किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ द एवरेज स्पीड, औसत चाल। ठीक है, अगर ये भी नहीं करते हो तो देखो आधी दूरी 4 से, आधी दूरी 6 से, अरे ऐसा ही तो था ना, दो आधी आधी दूरी तो हो गई ना। ठीक, तो अगर ऐसा केस है तो फिर आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, 2v1 की वैल्यू 4, v2 की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, 4 + 6। बताओ यही सॉल्व कर रहा था क्या मैं यहाँ पर, देख लो आ रहा था नहीं आ रहा था। तो अगर ये सिनेरियो समझ जाते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और काम कर लो। ठीक है, तो ये था क्या बच्चों, क्या औसत चाल थी। क्लियर हुआ, ये औसत चाल आ गया, एवरेज स्पीड आ गई। अब अपन देखते हैं एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। वेग बच्चों वेलोसिटी, वेलोसिटी पढ़ते ही क्या देखोगे भैया, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। बताओ विस्थापन कितना है, ये गए यहाँ से लेकर यहाँ तक लौट करके वापस आ गए। क्या विस्थापन में क्या इंपॉर्टेंट है, शुरुआत कहाँ से करी और एंड कहाँ कर रहा है, दोनों के बीच की सीधी दूरी होनी चाहिए। शुरुआत कहाँ से करी, होम से करी, लौट करके कहाँ गया, होम पर ही आ गया। बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जहाँ से चालू हुआ वहीं ख़त्म होया, है ना। हमारा वैसे भी डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है। सुबह बेड से उठते हैं, ठीक है, उठ करके वापस से रात को सोने के लिए उसी बेड पे आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट 0। क्लियर है ये बात। तो सेकंड केस के अंदर हम बोलेंगे कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है, 0 है। तो इसका मतलब वी एवरेज, और वो भी औसत वेग की बात कर रहे हैं, वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि विस्थापन हुआ ही नहीं, विस्थापन 0, अतः औसत वेग भी 0 है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, बहुत सिंपल था। सवाल तो ये है भैया तीसरा, और तीसरे में 2 सवाल दे दिए और इसको अपन सॉल्व करेंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं। तीसरा सवाल पढ़ो, वो क्या बोल रहा है, प्रथम 30 मिनट के लिए तथा प्रथम 50 मिनट के लिए छात्र की औसत चाल ज्ञात करनी है। तीसरे सवाल को करने के लिए कुछ डेटा पहले से बनाना पड़ेगा, कुछ डेटा पहले से बनाएंगे। क्या भैया, वो समझिए। तो जब वो जा रहा था बच्चों, तो उसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा। तो हमने बोला घर से स्कूल पहुंचने में लगा समय, कितना समय लग रहा है, तो हमने बोला लेट्स सपोज कीजिए t1 है वो। ठीक है, तो t1 = कितना आएगा, डिस्टेंस कितनी है 2 और स्पीड कितनी थी 4, तो ये हो जाएगा 1/2 किलोमीटर पर आवर। ऐसा ही है, मतलब 1 घंटे में वो आधा किलोमीटर चल रहा था, कुछ इस तरीके का सिनेरियो। सॉरी, ये क्या बोल गया रे मैं, आवर। इसका मतलब वो आधा घंटे में कितना चल रहा था बच्चों, ये पूरी की पूरी स्पीड नाप पा रहा था। 2 किलोमीटर उसने कितने टाइम में यूज़ कर लिया, आधा घंटे के अंदर उसने चल लिया भैया। ठीक है, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 30 मिनट में वो स्कूल पहुंच गया। ये बात ध्यान में रखना, कितने मिनट में, 30 मिनट में वो कहाँ पहुँच गया, स्कूल पहुँच गया है बच्चों। अब वापस से देखो,
इसी का नेक्स्ट फैक्टर, स्कूल से घर आते हुए, स्कूल से घर आने में लगा समय, कितना टाइम लग रहा है उसे वापस से घर पर आने में। तो हमने बोला डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय स्पीड, आते टाइम स्पीड बच्चों 6 थी, तो ये कितना हो जाएगा 1/3r। 1/3r का मतलब कितना हो गया रे भाई, 1/3 को मल्टीप्लाई करो 60 से, 20 मिनट हो गए क्या, अरे 20 मिनट आ गए क्या, यही आया। चलो अब इस सवाल को देखो, इस सवाल में वो बोल रहा है कि प्रथम 30 मिनट के लिए क्या कैलकुलेट करना है, छात्र की औसत चाल। प्रथम 30 मिनट में तो वो कहाँ तक पहुँच पा रहा था, स्कूल तक ही पहुँच पा रहा था, ये मेरे को पता चला इस डेटा से, ठीक है। तो हमने बोला प्रथम 30 मिनट में वह छात्र स्कूल तक पहुँच पा रहा है, अतः उसकी औसत चाल भी कौन सी होगी, शुरुआत वाली 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमने बोला प्रथम 30 मिनट हेतु, प्रथम 30 मिनट हेतु उसकी वी एवरेज कितनी है बच्चों, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना भैया 2, टोटल टाइम कितना लगा उसे 1/2 लगा। अरे 30 मिनट की तो बात कर रहा था, 30 मिनट मतलब क्या होता है 1/2 घंटा होता है, कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, और यही तो हम बोल रहे थे, इसी स्पीड से तो वो जा रहा था, हम यही तो बोल रहे थे। चलिए 50 मिनट में कितना गया, तो हमने बोला देखो जाते हुए 30 मिनट लगे, आते हुए 20 मिनट लगे, टोटल कितना 50 मिनट ही हो गया क्या, टोटल इतना ही हुआ। तो 50 मिनट में वो घर से स्कूल गया और स्कूल से वापस कहाँ आ गया, घर पर आ गया। ये तो पूरा ही सिनेरियो एक साथ ही बांध दिया गया उसने। तो हमने बोला प्रथम 50 मिनट में क्या हुआ, 50 मिनट है तो प्रथम 50 मिनट के अंदर उसका जो वी एवरेज है वो सेम वही है जो पूरी का था, छात्र की औसत चाल पूरा। क्यों, क्योंकि छात्र की औसत चाल में भी तो हमने यही कहा था घर से कहाँ जाए स्कूल और स्कूल से कहाँ आए घर आए, तभी तो निकाली थी। कितनी निकाली थी बच्चों, 4.8 किलोमीटर पर आवर, यही तो निकलती, सेम वही लगाइएगा, सेम वही चीज़ लगाइएगा। अदरवाइज़ आप ऐसा न करें तो फिर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसको ऐसा कर लो, टोटल डिस्टेंस कितना था 4 किलोमीटर था। अरे आपको क्या चाल तो निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना 4 किलोमीटर। टोटल समय देखो, समय कितना है, तो हम बोल रहे हैं 30 + 20, 50 ही तो बोल रहे हैं ना। तो 50 मिनट को क्या लिखूँ किलो उसमें घंटे में, तो 50/60 कर दूँ क्या, आवर में कन्वर्ट हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 6 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4 × 6/5 कर दो, कितना हुआ 6 चौके 24, और इसमें किसका भाग लगाओ 5 का, कितना आएगा 4.8 ही आएगा क्या किलोमीटर पर आवर। पता चला, कैसे भी कर सकते हो, या तो वैसे डायरेक्ट लिख दो, अदरवाइज क्या लिखो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम 50 मिनट, मिनट को कन्वर्ट किया किसके अंदर आर में, सॉल्यूशन आपके सामने, सिंपल था। ठीक है, तो ये सवाल अच्छा सवाल है और एनसीईआरटी में इस तरीके का सवाल है आपके पास में, सॉल्यूशन का पैटर्न मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलो उतारो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से उतारो इसे। ये आज के वीडियो का अंतिम सवाल है। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो एक इक्वेशन दी हुई है, देखिए क्या बोल रहा है। एक कण की स्थिति x और समय t पर इस प्रकार निर्भर कर रही है। स्थिति x जो है वो समय t पर निम्न प्रकार निर्भर कर रही है, कुछ ऐसा, xt = 8 + 4t - t²। अब इस सवाल के अंदर ये बात ध्यान में रखो कि जैसे जैसे समय चेंज होता जाएगा उस ऑब्जेक्ट की स्थिति चेंज होती जाएगी, उसका पोजीशन जो है वो चेंज होता जाएगा। पहले फिर वो यहाँ हुआ t = 1 सेकंड पे, फिर 2 सेकंड पे इधर चला जाएगा, 3 सेकंड पे इधर चला जाएगा, पोजीशन चेंज होता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे t की वैल्यू आप चेंज करोगे वैसे वैसे x की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। चलिए सवाल क्या पूछ रहा है, समय t = 2 सेकंड पर तात्क्षणिक वेग, देखो ये फिक्स टाइम दे दिया 2 सेकंड, और उसको वेग इसी समय पे चाहिए और समय से उसको कोई मतलब
नहीं है। चलिए, जब फिक्स समय के लिए हम काम करेंगे तो हमने लिखा v इज इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। कई बार यहाँ पर r आ जाएगा तो आप dr डिवाइडेड बाई dt लिखोगे, कई बार यहाँ पर s आ जाएगा तो आप लिखेंगे ds डिवाइडेड बाई dt। तो ये आपको बस ये देखना है कि ये जो चीज़ है ना वो वास्तविकता में स्थिति होनी चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए। चलो dx डिवाइडेड बाई dt करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा d डिवाइडेड बाई dt, और यहाँ पर आया 8 प्लस 4t माइनस टी स्क्वायर। अब अवकलन आपको आने चाहिए। 8 नियतमान है, अवकलन 0 होगा। 4t, 4 तो बाहर हो जाएगा, t का अवकलन 1 हो जाएगा क्योंकि इसकी घात 1, इसका 1 रह जाएगा। माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, घात आगे आ जाएगी और 1 घात कम हो जाएगी तो 2t रह जाएगा। कुल मिलाकर के v इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2t। ठीक है, चलिए कितने पे बोल रहा है, t बराबर 2 सेकंड पर, तो हमने बोला v एट t इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2t, ऐसा दे रखा है। अब वो बोल रहा है कि t बराबर कितना रखना है, 2 सेकंड रखना है, तो हमने 2 सेकंड रखा, तो 4 माइनस 2 और t की जगह 2 सेकंड रख लो, 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 4 गया 0 मीटर पर सेकंड। बेचारा रुका हुआ था उस टाइम, तो क्या था, वो रुका हुआ था, चल ही नहीं रहा था, वेलोसिटी 0 हो गई ना उसकी। चलिए, अब बोल रहा है t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड के लिए औसत वेग ज्ञात करो। औसत वेग के लिए क्या बताया था बच्चों, याद करो, v एवरेज के लिए और औसत वेग वेलोसिटी के लिए क्या बताया था, x t2 माइनस x t1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। बताओ बताया था क्या, देखिए x t2 मतलब x की वैल्यू t बराबर 2 सेकंड पर माइनस x की वैल्यू t बराबर 0 सेकंड पर डिवाइडेड क्या t2 माइनस t1 मतलब 2 माइनस 0। t2 की वैल्यू तो 2 थी और t1 की वैल्यू 0 है। चलो वैल्यू पुट करो भैया, x और t की जगह 2 रखो भाई, t की जगह यहाँ पर 2 रखो तो क्या हो जाएगा वो समझिए। तो मैं 2 रख रहा हूँ, तो 8 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर बीच वाला माइनस, अब t बराबर 0 रखो, तो t बराबर 0 रखूंगा तो ये भी 0 और ये भी 0, बच गया क्या 8 ही रहेगा क्या, डिवाइडेड t2 माइनस t1। t2 की वैल्यू 2 थी, t1 की वैल्यू 0 थी। चलो कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 8 प्लस 8 माइनस 4 माइनस 8 डिवाइड बाई क्या बच्चों 2। ये 8 से 8 की रामायण गई और 8 माइनस 4 4 होता है, 4/2 कितना आएगा रे भाई 2 मीटर पर सेकेंड। आया, सवाल सिंपल है, ठीक है, लेकिन हमें बस चीज़ को देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए बच्चों इतना ही। देखो पूरी रामायण का जो सार है ना वो सिर्फ इतना ही है, पूरी रामायण का एक ही सार है। अगर आपको चाल देखनी है, चाहे वो औसत चाल हो चाहे वो कैसी चाल हो, तो चाल के लिए आपको कुल दूरी चाहिए और उस कुल दूरी में किसका भाग लगाओगे, कुल समय का भाग लगाओगे। किसका, कुल समय का। और जैसे ही वेग आ जाए तो आपको चाहिए कुल विस्थापन, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय कुल समय, जितना भी समय लग रहा है कुल समय। ठीक है, यह समय अंतराल आप रख लो। जब तात्क्षणिक की बात करते हैं तो तात्क्षणिक में हम यूज करते हैं dx डिवाइडेड बाई dt, बस है ना, ये v होता है। ये पूरी का सार है बच्चों, ये पूरी का सार है। जितना भी अपन काम करेंगे ना वो इन्हीं से ही निकलेगा, इन्हीं के ही आगे पीछे घूमेगा बच्चों। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूँ चाल और वेग जो है कंप्लीट हो चुका है। ग्राफ वाला पॉइंट अपन आगे डिस्कस करेंगे जैसे ही त्वरण कंप्लीट हो जाता है। त्वरण एक बार जैसे ही कंप्लीट हुआ हम बहुत सारे ग्राफ पढ़ेंगे और उनसे भी ये चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।